डियर, अभी ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप इनसे इजीली रिवीजन कर सकते हो अपने चैप्टर का किसी भी स्टेज पर, अगर आपको इसका रिवीजन करना हो। या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट्स भी मैं इनको बोलता हूं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट्स मैं इनको क्यों बोलता हूं कि जब आपको किसी भी चीज में कंप्लीटनेस फील हो जाती है ना, कंप्लीटनेस का क्या मतलब है कि कभी कभी अगर आपने ये फील किया हो कि आपने क्वांट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, चैप्टर्स को बार बार कर लिया, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि क्वांट खत्म हो रहा है कि नहीं, ये मेरा मैथ्स कब खत्म होगा, हर एक बार ही नए क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ्स ही नहीं खत्म हो रहा, क्या अब मैं और आगे क्या करूं मैथ्स को। और या फिर आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि पता नहीं एग्जाम के अंदर क्या आ जाएगा, पता नहीं मैं उसको आंसर कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो जो डर है ना, वो जो कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको दूर करेंगे ये पॉइंट्स। इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट्स। उस तरह का कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि हाँ मैंने परसेंटेज को कर लिया है, या फिर किसी भी चैप्टर के अगर आप ये पॉइंट्स देखोगे कि हाँ मैंने इनको कर लिया है और अब इस चैप्टर में से कुछ भी आएगा तो इन्हीं में से आएगा और इससे बाहर आ ही नहीं सकता, बस इन्हीं को किसी तरह तोड़ मरोड़ के इन्हीं पॉइंट्स में से एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर ये स्टार्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं यहां पर मैं करवाने क्या वाला हूं, बिकॉज चैप्टर का लास्ट है ये वीडियो, तो जितने भी कंसेप्ट्स मैंने इस चैप्टर के अंदर करवाए हैं मैं उनको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, जब भी मैं पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा तो साथ साथ में अच्छे से डिटेल से आपको उसको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं, पूरे चैप्टर का सार आपको देने वाला हूं, समरी। ठीक है, तो अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर ये सब आपको मिलेगा, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो, अगर नहीं बनाए हैं तो अब नोट्स बना लेना। और फिर आपने इन पॉइंट्स को यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपने इन पॉइंट्स को लिखना होता है डेली बेसिस पर। ठीक है, एक चैप्टर के पॉइंट्स लिखने में आपको 5 मिनट लगेंगे और उस हिसाब से लिखना होता है, दिमाग में सोचना होता है, सिर्फ रटना नहीं है। दिमाग में जब आप कोई भी पॉइंट लिख रहे होगे तो आपको सोचना है कि उस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और वही आपके सामने अभी मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा करने से क्या होगा, जब एग्जाम पास होगा उससे 1 महीने पहले से हम सारे चैप्टर्स के ये पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे, और जब कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंसेप्ट यूज हो रहा होगा तो आपका ब्रेन अपने आप आपको उठाकर वो कंसेप्ट दे देगा कि भाई ये वाला कंसेप्ट पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए भाई पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, इन पॉइंट्स को ऐसे यूज करेंगे कि आप कोरा कागज उठाकर उस पर बाद में लिखा करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक बार ये पॉइंट्स देख लेते हैं कि परसेंटेज है क्या, वो सब कुछ बता दूंगा मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहले परसेंटेज के अंदर आता है कि व्हाट इज परसेंटेज, की प्रतिशतता है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो प्रतिशतता है क्या, मैंने आपको बताया था, प्रतिशतता है वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का एक तरीका है बस। लेकिन तुलना कैसे करते हैं, तुलना करते हैं 100 के बेस पर। अगर कोई ये बोलेगा कि भाई किसी बंदे ने संतरे बेच दिए तो कितने परसेंट संतरे बेचे, तो वो जस्ट ये कहना चाह रहा है कि अगर 100 संतरे ले गया होता तो कितने बेच दिए, मतलब कि 100 के बेसिस पर तुलना। या फिर इसको एक और वे से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चीज है और उसको कोई भी वैल्यू है और उसको अगर मैं 100 बराबर टुकड़ों में बांट दूं तो उसके एक हिस्से को बोलेंगे परसेंट। परसेंट मतलब 100 में से एक, हर एक 100 में से एक, उसके एक हिस्से को बोलेंगे। क्लियर है, तो ये है परसेंटेज है क्या। तो दूसरी चीज जो परसेंटेज के अंदर है वो है आपको आनी चाहिए हाउ टू कैलकुलेट। और एक और बात, मैंने अभी आपको बताया कि भाई परसेंटेज है क्या, तो मेरी इन बातों को रटना नहीं है, मैंने अपने तरीके से आपको समझाया कि परसेंटेज है क्या। तो जब आप इन पॉइंट्स को लिखोगे तो आपने भी ये देखना है कि भाई खुद आपकी जो समझ है ना परसेंटेज की, वो आप बोलोगे, बयां करोगे। आप सबसे पहले जैसे इन पॉइंट्स को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं व्हाट इज परसेंटेज, ये क्वेश्चन मार्क है व्हाट इज, और ये परसेंटेज प्रतिशतता है क्या। मैं तो ऐसे ही लिखता था, ज्यादा लिखना नहीं है, फिर दिमाग में सोचता था कि भाई प्रतिशतता ये है वो है, ऐसे ऐसे जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और वो रटे हुए आपने चीजें नहीं बोलनी, मतलब रोज वो रिफ्रेश होएगा जब बार बार आप इसको 5 मिनट में ये सारी चीजें लिख सकते हो। जो चीजें मैं बोल रहा हूं मेरा दिमाग सोच तो तेज सकता है ना, होठों से तो ज्यादा तेज चलता है दिमाग अपनी जो थॉट है, तो इसी कारण अब हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा देर में आपको बता पाऊं, लेकिन जब आप सोचोगे तो 5 मिनट में एक चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाएगा। तो अगली चीज है हाउ टू कैलकुलेट,
कि भाई प्रतिशत को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी नंबर को देखते हैं, किसी भी वैल्यू को देखते हैं, तो उसका 100% हमें देखते ही पता लग जाता है, उसका 10% हमें देखते ही पता लग जाता है, 100% होता है खुद वो नंबर, 10% एक के बाद पॉइंट लगा के, राइट साइड से एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पता लग जाता है, 1% भी पता लग जाता है, राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.1% भी पता लग जाता है, राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 100% पता है तो 50% भी पता है, इसका आधा है, 10% पता है तो 5% भी पता है, इसका आधा है, 1% पता है तो 2% भी पता है, इसका डबल है, एंड सो ऑन। हमें अगर 32% निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, 10% का 3 गुना कर देंगे और भाई 1% का 2 गुना और जोड़ देंगे, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट में एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फ्रैक्शन से रिलेटेड परसेंटेज पूछेगा एग्जामिनर कि भाई 16.66%, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रिलेटेड फ्रैक्शन 1/6 है। तो यहां पर आप सारे फ्रैक्शंस को 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, 2/3 इज इक्वल टू 66.66%। मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके ये सारे लिखो कि 1/4 इज इक्वल टू 25%, 2/4 दिमाग में ही कर लो 50%, 3/4 इज इक्वल टू 75%। ऐसे ही जहां तक मैंने बताए हैं वो सारे आप लिखोगे जब भी आप इसको परसेंटेज को रिवाइज करोगे। आपने अच्छी राइटिंग में नहीं लिखना है, जल्दी जल्दी लिख देना है। तो एक तो ये चीज होगी, और फिर हाउ टू कैलकुलेट के अंदर आपको कुछ मैं सब पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा। सब पॉइंट्स क्या है, हम क्या रिवाइज करेंगे। एक तो हमें यह पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे यह पूछ सकता है कि A% ऑफ बी का A% निकालो, A% मोर देन बी से A% ज्यादा, A% लेस देन बी से A% कम। ये तीनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। जब भी परसेंटेज रिवाइज करोगे तो ये चीजें आपने एक बार दिमाग में सोच ली, हाँ भाई A% मोर 100 में ये जोड़ के हम निकाल सकते हैं, ये मैंने पहले करवाया है ना, बस एक बार दिमाग में रिफ्रेशन करनी है, ताकि जब चीजें बार बार रिपीट होती है ना तो उनकी थोड़ी सी भी झलक आपको क्वेश्चन के अंदर मिलती है, तो इजीली हम उनको यूज कर लेते हैं अपनी मेमोरी से। हमें पता तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर ध्यान ही नहीं आता कि भाई पाइथागोरस, हमें आता तो होता है कि इसके अंदर पाइथागोरस यूज होगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने हो सकता है अभी तक एड्रेस की हो ना की हो। अब अगली चीज हाउ टू कैलकुलेट के अंदर ही हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 2 नंबर है ना, ए और बी, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, एक्चुअल नंबर होने जरूरी नहीं है, अगर हमें सिर्फ इनका रेशियो पता लग जाए तो मैं 3 चीजें बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितने प्रतिशत है बता सकता हूं ना, रेशियो पता लग जाए तो। एक 30 है, एक 50 है, तो भाई 30/50, 3/5 60% है। या फिर इसका उल्टा ले लो, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये दोनों चीजें बता सकता हूं। फिर सेकंड चीज मैं क्या बता सकता हूं, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, अगर ए बी से ज्यादा है तो ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है ये भी बता सकता हूं। देखो रेशियो से ही, ए 70 है बी 50 है तो 7/5, तो ए 2 ज्यादा है 5 पर, 2/5 कितना होता है 40%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो। तीसरी चीज मुझे ये पता होना चाहिए कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए कितने प्रतिशत कम है बी से। अगर मान लो ए कुछ प्रतिशत कम है बी से, तो ए कितने प्रतिशत कम है ये भी मैं रेशियो से बता सकता हूं। तो हाउ टू कैलकुलेट की ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको कराने वाला हूं भाई तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब हर एक चीज कवर कर सकते हो आप 5 मिनट में, जब आप इसको रिवाइज करने लगोगे तब। तो तीसरा पॉइंट अगर हम कवर करें तो ये मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए थे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के। कई क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर हमें मतलब कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारे पास परसेंटेज की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे हम कर सकते हैं। जैसे वोट्स वाले क्वेश्चन अगर आपने देखे हो, ठीक है, वोटिंग वाले हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कुछ मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है, एक स्टूडेंट है उसके 32% मार्क्स आए और वो 5 नंबर से फेल हो गया, दूसरा स्टूडेंट है जिसके 38% मार्क्स आए और वो 10 नंबर से पास हो गया, ठीक है। तो जो इस तरह के, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं,
है, और नए क्वेश्चन भी डेवलप किए जा सकते हैं। तो एक तो हो गया कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब कि बस आपको परसेंटेज की समझ है, आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर शांति से स्टेटमेंट को पढ़ो तो। अब ये जो चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज एक या एक से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, सॉरी, दो, टू और मोर परसेंटेज चेंजेस, ठीक है, अभी आपके ध्यान में आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। और इसी के ऊपर परसेंटेज का ये लगा लो 80% खेल, जो परसेंटेज के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्रिएट हो रखे हैं वो इसी चौथे पॉइंट के ऊपर है, ठीक है भाई। तो अभी ये भी कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये क्या है, मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, ये जो पॉइंट है ये जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई वैल्यू है, वो 20% बढ़ गई, उसके अंदर यहां पर मैंने चेंज लिखा है, मोर और लेस नहीं लिखा, ठीक है, और उसके बाद वो 10% घट गई, ये कुछ भी चेंज हो जाए, अब ये इतनी हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या बता सकते हो कि अगर पहली वैल्यू हमें पता है ए है, तो हम इजीली बता सकते हैं ये जो भी चेंजेस आए हैं इनके बाद कि भाई ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, अगर मुझे पहली वैल्यू पता है। अगर मुझे एंड वाली वैल्यू बता दे तो भी मैं उल्टे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके पहले वाली वैल्यू पर आ सकता हूं। ये चीज हमने सबने समझ ली। और अगली चीज क्या है, यहां पर मैं कुछ भी समझाऊंगा नहीं, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, रिवीजन का मतलब यही होता है। या फिर मैं एक और चीज क्या बता सकता हूं, एक और चीज ये बता सकता हूं कि ये जो पहली वाली वैल्यू है और ये दूसरी वाली वैल्यू है, इसमें डायरेक्टली कितने परसेंट का चेंज है इन दो चेंजेस के बाद। और जरूरी नहीं है सिर्फ दो चेंजेस हो, दो से ज्यादा चेंजेस भी हो सकते हैं। इसके बाद भी वैल्यू में कुछ चेंज हो सकता था, फ्रैक्शन में भी हो सकता था 12.5% ऐसे करके, ठीक है, सारी चीजें मैं पहले करा चुका हूं, बस ये रिवीजन कर रहे हैं। तो इस चीज को बताने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके मैंने आपको क्या बताए डायरेक्टली इस चेंज को बताने के। सबसे पहला एक तरीका तो ये यूज कर सकते हैं कि हम भाई फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस या डेसिमल, मतलब कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या मतलब है कि कितने से गुणा करें, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट को बताऊं को कि कितने से गुणा करें। अगर 20% बढ़ेगी तो हम 6/5 से गुणा करेंगे, और उसके बाद अगर 10% घटी तो हम 9/10 से गुणा करेंगे, तो 9 छिके 54/50 हो गया, 50 के ऊपर 4 बढ़ गया तो 100 के ऊपर 8 बढ़ेगा, 8% की इंक्रीमेंट होगी। या फिर अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो 12% बढ़ना मतलब 1.2, 10% घटना मतलब कि 0.9, और 12 में 108 तो 1.08, 8% इंक्रीज होगी। तो बिल्कुल बेसिक सी बात हमने रिवाइज कर ली। तो एक तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाला हमने किया था, और दूसरा हमने क्या किया था भाई, दूसरा हमने किया था फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर क्या था, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये जो भी चेंजेस हैं, अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, अगर घटेगा तो नेगेटिव। और अगर फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आया मतलब चीज बढ़ी है, अगर फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आया मतलब कि ओवरऑल परसेंटेज में कमी आई है चीज के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूले का ही सब केस था। फॉर्मूले का सब केस क्या था कि कोई चीज 20% बढ़ जाए और उसके बाद फिर से 20% घट जाए, मतलब कि जितनी बड़ी थी उतने ही परसेंट घट जाए तो हमेशा घटेगी। कितनी घटेगी, 20 इंटू 20/100, इतने परसेंट। मतलब कोई चीज a% बढ़ जाए और a% घट जाए तो हमेशा a²/100% घटेगी ही। a% बढ़े a% घटे, तो भाई फॉर्मूले का सब केस भी मैंने आपको करा दिया। ये सारी चीजें जब आप रिवाइज करोगे ना चीजों के, तो लिखेंगे, जब ये आप लिखेंगे ना, मैं जो भी आपको तरीके बता रहा हूं, एफिशिएंट तरीका होने का पता है क्या मतलब है। एफिशिएंट तरीका होने का मतलब होता है कि किसी भी रिजल्ट को कम टाइम में अचीव कर पाना, मिनिमम टाइम में अचीव कर पाना, ठीक है। तो जब हम इन तरीकों को रिगरसली फॉलो करते हैं तो हम मिनिमम टाइम में सिलेक्शन ले पाते हैं, ठीक है। 3 साल 4 साल में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि सिलेक्शन होता नहीं है तो लेना बड़ी बात लगती है, लेकिन अदरवाइज वो एफिशिएंट तरीका तो एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। तो तीसरी जो बात है फॉर्मूले के अलावा, वो जो मैंने बताई थी, वो है कि हम अज्यूम कर लेंगे पहले वाली वैल्यू को, कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। जैसे 100 अज्यूम कर सकते हैं, 200 अज्यूम कर सकते हैं, 50 अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज 100 पे है इस कारण हम 100 अज्यूम करते हैं। तो भाई 100 से ये वाली वैल्यू हो गई 120, 20% बढ़ के, फिर 10% घटेगी, 120 का 10% 12, तो ये हो जाएगी 108, तो भाई 8% बढ़ गई।
तो ये तीन तरीके मैंने आपको बता दिए कि भाई जब भी परसेंटेज चेंजेस आए तो परसेंटेज चेंजेस बताने के तीन तरीके हैं। कहीं पर भी लगा लेना, हर एक मेथड में लग जाएंगे। किसी में कौन सा जल्दी लगेगा, किसी में कौन सा जल्दी लगेगा, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे उससे आप सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन लगा तीनों सकता हूं मैं, कोई भी कंडीशन आप लाओ और आप भी लगा पाओगे, यही तो इसका मकसद है कोर्स का। ठीक है, सिर्फ मेरे लगाने से क्या होगा। तो ये तीनों तरीके मैंने बता दिए, अब इसको हम यूज करते हैं। देखो सबसे पहला ये जो मैंने आपको बताया, ये जो तीनों तरीके बताए, सबसे पहला इसका क्वेश्चन एक बता दूं कि भाई एक मशीन है, उसकी कीमत घटती है। ठीक है, मशीन है, उसकी कीमत हर साल 10% घटती है, हर साल 10% घटती है, और तीसरे साल 20% घटती है। तो यहां पर इतने रुपए की थी, तो यहां पर बताओ। तो वो वाला क्वेश्चन हो गया, पेड़ की कीमत को बढ़ाए या कुछ भी घटाए बढ़ाए, पॉपुलेशन को बढ़ाए घटाए। ठीक है, क्लियर है, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। या फिर कोई आपको ये बोले कि भी पॉपुलेशन हर एक साल 20% बढ़ रही है, तो कितने परसेंट बढ़ जाएगी 3 सालों में। तो परसेंटेज को कंबाइन ही तो करना है, परसेंटेज कंबाइन करना आपको आना चाहिए कि भाई 3 बार 20% का जो इंक्रीमेंट है, 3 बार 20% का, उसको मैं कंबाइन करके एक परसेंटेज में बता सकूं। और उन तीनों तरीकों से आप कंबाइन कर सकते हो जो मैंने आपको तीनों बताए हैं। क्लियर है। अब इसी कंबाइन करने के ऊपर अब पांचवें छठे पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट देखो। पांचवा पॉइंट क्या है कि एक चीज को मैंने लिख रखा है दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में, या फिर तीन चीजों के प्रोडक्ट के रूप में। यहां पर एग्जामिनर आपको क्या बताता है, एग्जामिनर आपको बताता है बी के अंदर चेंज, सी के अंदर चेंज, डी के अंदर चेंज, और आपसे पूछता है ए के अंदर चेंज। तो सीधी बात है, तीनों चीजें गुणा में है। बी के अंदर जो भी चेंज आएगा सीधा ए को अफेक्ट करेगा, सी के अंदर जो भी चेंज आएगा ए को अफेक्ट करेगा, डी के अंदर जो भी चेंज आएगा ए को अफेक्ट करेगा। तो हम सिर्फ ये देखेंगे जो भी परसेंटेज चेंज इनके अंदर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 10% इंक्रीज हो गया बी, 20% इंक्रीज हो गया सी, 30% इंक्रीज हो गया डी। और जो तीनों तरीके बताए हैं, सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन वाला, बी कितने गुना हो गया, बी हो गया 1.1 टाइम्स, सी हो गया 1.2 टाइम्स, और डी हो गया 1.3 टाइम्स। तो हम देख लेंगे भाई ए कितने टाइम्स हुआ। तो भाई 1.2 इंटू 1.3 1.56, 1.56 इंटू 11 देख लेते हैं एक बार, 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 7 और 1, तो 1.716, मतलब कि 1 7 1 6 बटे 1000। तो भाई मैंने जीरो को काट के पॉइंट लिख दिया, तो 100 से 171.6 हो गया, तो 71.6% बढ़ गया। ये तरीका हो गया। दूसरा अपना तरीका 100 अज्यूम करने वाला हो गया। 100 अज्यूम कर लो ए को, और ये तीनों चेंजेस ले आओ। पहले 10% बढ़ा दो, फिर 20% बढ़ा दो, फिर 30% बढ़ा दो। क्लियर है। या फिर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, जो 10%, 20% और 30% है, पहले किसी भी दो को आप मर्ज कर दोगे, किसी भी दो को मर्ज कर दो ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं है 10 और 20 को मर्ज करना, 10 और 30 को कर सकते हैं, 20 और 30 को कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दो को कर दो। यहां पर मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। तो वही फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लगाऊंगा तो ये मिल जाएगा जी 32। और ऐसे ही 32 और 30 को अगर मैं मर्ज करूंगा तो सीधा जो भी अपना रिक्वायर्ड आंसर वो आ जाएगा। तो यहां पर अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर एग्जामिनर करेगा कि कोई ऐसी चीज लिखेगा जब कई वैल्यूज का प्रोडक्ट, कई संख्याओं की गुणा एक संख्या के बराबर है, इनके अंदर आपको बदलाव बताएगा। तो इनके अंदर जो परसेंटेज बदलाव है उसका हमने ये देखना है कि इस पर क्या असर पड़ेगा। या फिर आपको ये भी बोल सकता है ए के अंदर बदलाव बता दे, सी के अंदर बता दे, डी के अंदर बता दे, बी के अंदर पूछ ले। ये इसका अगला टाइप है, छठा टाइप। लेकिन एक हिसाब से बात तो सेम ही हुई, अगर कोई बंदा समझे तो बात तो सेम ही हुई, लेकिन फिर भी उन क्वेश्चंस को मैं अलग तरीके से करवा देता हूं। तो इसी तरह जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना, तो आपको कुल मिलाकर परसेंटेज 2 या 3 पॉइंट्स में आप सम अप कर दोगे। यहां पर तो मैं भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी करनी है ना आपकी, तो ज्यादा पॉइंट्स में सम अप कर रहा हूं। अब अगले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। और ये इनटू जो डी है ये ज्यादातर बार नहीं आता, ज्यादातर बार 2-2 वाले ही आते हैं। अगला होता है कि एग्जामिनर आपको बोलता है दो चीजों का प्रोडक्ट एक तीसरी चीज के बराबर है, तीन चीजों का प्रोडक्ट भी चौथी के बराबर हो सकता है। जनरली 2 का होता है, लेकिन इसी चीज को हम 3 पर भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको बोलेगा कि बी के अंदर इतना चेंज हुआ,
तो ए को मैंने कांस्टेंट रखना है, ए को मैंने सेम रखना है, तो सी के अंदर कितना चेंज आएगा। वैसे किसी चीज को सेम रखना है इसका मतलब उसके अंदर परसेंटेज चेंज कितना आया, इसका मतलब उसके अंदर परसेंटेज चेंज आया 0% चेंज। तो वैसा इक्वेशन हो गया ना कि ए के अंदर बता दिया, बी के अंदर बता दिया और सी के अंदर पूछ लिया, तो एक हिसाब से तो वैसा ही हो गया। लेकिन ये कांस्टेंट वाला है तो उसी वे से मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जैसे मान लो इसी रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहां पर एग्जामिनर ने आपको बोला कि भाई लेंथ 20% बढ़ गई तो ब्रेड्थ को कितना घटाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि 20% बढ़ने पर लेंथ हो गई 6/5, तो ब्रेड्थ को करना पड़ेगा 5/6, इसका उल्टे गुना करना पड़ेगा ताकि जो लेंथ का असर है वो कैंसिल हो जाए। और अगर ब्रेड्थ को 5/6 करना पड़ा, मतलब 6 से हमें 5 करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा, 6 पर 1 कम करना पड़ा, 1/6 मतलब कि 16.66% कम करना पड़ा हमें, 6 पे 1 का मतलब है 16.66%। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं भाई कि हमें बी और सी पर जो भी चेंज बताया गया है, मान लो बी को हमने बोल दिया कि भाई 20% बढ़ गया, सी को बोल दिया 30% बढ़ गया और ए को हमने रखना है कांस्टेंट, तो डी के अंदर असर बताओ। तो देख लेते हैं इनके कारण चीज कितने गुना हुई है। तो इनके कारण चीज गुना हुई है 6/5 इंटू 13/10, तो इन दोनों के कारण चीज हो गई 78/50 टाइम्स, 13×6 = 78/50 टाइम। तो डी को 50/78 50/78 करना पड़ेगा, तब जाके ए कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो कितना कम करना पड़ेगा 28 पर, और ये कितना कम करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही वैल्यूज ली है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो यहां पर जरूरी नहीं है बंदा ए को कांस्टेंट रखेगा। देखो कांस्टेंट वाले क्वेश्चन स्टूडेंट धड़ाधड़ कर रहे हैं। अब यहां पर और एक और बात बता दूं कि मान लो मैं आपको ये बोलूं, चलो एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कि इसी छठे के ऊपर कि किसी घर में ऑयल जो है, ऑयल के ऊपर कुछ खर्चा होता है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ऑयल का जो रेट है वो 60 रुपए से 80 रुपए हो गया। ऑयल का जो रेट है वो 60 रुपए से 80 रुपए हो गया। तो ऑयल की कंजप्शन कितने % कम करनी पड़ेगी, ऑयल की कंजप्शन कितने % कम करनी पड़ेगी ताकि ऑयल के ऊपर जो खर्चा है वो सेम रहे। तो देखो कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है। और जब स्टूडेंट मैं ये जो चीजें बता रहा हूं इनको सिर्फ आपने लिखना नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं, इसको सोचना है, विजुअलाइज करना है कि हाँ ये मतलब जब आप इस कंसेप्ट को करोगे तो उस कंसेप्ट को साथ साथ समझना है, अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है कि हाँ ये ऐसे होता है, सिर्फ ऐसे रट के लिख नहीं देना है। तो आपको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कैसे कि ऑयल का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो क्या होता है, वो होता है ऑयल का रेट इंटू ऑयल की कंजप्शन। तो रेट 60 से 80 हो गया, मतलब कि कितने गुना हो गया भाई, 60 से 80 हो गया। तो इनिशियल वैल्यू 60 है, फाइनल वैल्यू 80 है, मतलब कि 80/60 रेट हो गया 4/3, रेट हो गया 4/3। तो भाई कंजप्शन को 3/4 करना पड़ेगा। तो 3/4 करना मतलब कितना कम करना, 1 कम करना 4 पर, मतलब कि 25% कम करना। क्लियर है। तो भाई एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए कंजप्शन को 25% कम करना पड़ेगा। तो यहां पर तो मैंने परसेंटेज चेंज बताया ही नहीं, रेट के अंदर मैंने कहां परसेंटेज चेंज बताया। यहां पर हो सकता है मैं आपको बता देता कि परसेंटेज चेंज जो है वो 33.33% है, 33.33% बढ़ रहा है। लेकिन आप 33.33 से निकालते क्या, यही तो निकालते कि कितने गुना हो गया रेट। तो मैंने कितने गुना निकालने का एक तरीका बता दिया, बस वही बात है। तो कंसेप्ट तो वही हो गया। जब डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी जाती जाएगी तो ये सारी चीजें पकड़ी जाएंगी। क्लियर है। और हम इन क्वेश्चंस के आंसर बताते जाएंगे। तो एक तो देखो उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया, उसी टाइप का। अब यहां पर जरूरी थोड़ी है एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखेगा, ज्यादातर क्वेश्चंस में कांस्टेंट रखता है। तो जब कांस्टेंट नहीं रखता तो स्टूडेंट को लगता है ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं है वो। तो देखो अब बताता हूं, कांस्टेंट ना रखने वाले में, कांस्टेंट ना रखने वाले में भी टाइम से हम कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसमें हम इजीली कर पाते हैं, अज्यूम करने वाला।
कैसे, देखो पहले एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं, फिर ये खर्चे वाला भी करा देंगे। देखो कि मान लो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कांस्टेंट। अलग क्वेश्चन मान लेते हैं कि भाई जो रेट है वो 20% बढ़ गया है, तो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो सिर्फ 10% बढ़ना चाहिए, तो कंजप्शन को कितने परसेंट कम करें। भाई देखो रेट बढ़ा है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, तो कंजप्शन को कम करना चाहते हैं, लेकिन इतनी कम नहीं करना चाहते कि भाई खर्चा पहले जितना हो, इतनी कम करना चाहते हैं खर्चा पहले से 10% ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहले मैंने खर्चे को मान लिया 100, तो रेट बढ़ गया 20%, तो मैंने बताया था रेट का और इसका सीधा सीधा इफेक्ट वहां होता है। तो भाई 100 से 120 हो गया खर्चा, तो 120 से 100 पर ले जाने की बजाय मुझे 110 पर ले जाना है, क्योंकि 10% बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो 120 पर मुझे 10 कम करना है, 10 कम करना है 120 पर, तो 10 बटे 120 1 बटे 12 जो कि होता है 8.33, 1 बटे 6 का आता। तो समझ में आ गई बात। वो उस वक्त कांस्टेंट रखने का मतलब था कि चेंज 0 होना, उस वक्त भी वो आपको चेंज बता रहा था, लेकिन वो चेंज 0 था, तो उस वे से हम क्वेश्चंस को कर लेते थे। अदरवाइज अभी भी उस वे से कर सकते हैं। रेट हो गया 6 बटे 5 20% बढ़ के, एक्सपेंडिचर हो गया 11 बटे 10, और जो कांस्टेंट है वो मुझे पता नहीं, सॉरी जो कंजप्शन है वो मुझे पता नहीं, इस 5 बटे 6 को उधर मैंने भेज दिया 5 बटे 6। देखो अभी कैसे, तो इसका मतलब जो कंजप्शन है वो 11 बटे 12 हो गई, 1 कम हो गई 12 पे, 1 बटे 12 कम हो गई 8.33। तो देखो ये तो पांचवा और छठा तो सेम टाइप है, और उस हिसाब से तो चौथा पांचवा और छठा भी सेम टाइप है। तो धीरे धीरे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जब एक स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपको इनकी रेपिटेशन की जरूरत है, नए क्वेश्चंस पर जाने की जरूरत नहीं है। इनकी रेपिटेशंस करते रहो और मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के देखना, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी बंदे ने क्या किया, रेट जो है ऑयल का 60 से, ऑयल का खर्चा करता है कोई बंदा, तो रेट जो है वो 60 से 80 हो गया, तो अगर उसका एक्सपेंडिचर मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10% बढ़े, तो वो कंजप्शन को कितना कम करे। रेट 60 से 80 हो गया, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़े, तो रेट कंजप्शन को कितना कम करे। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर कितने गुना हो गया 11 बटे 10, रेट कितने गुना हो गया भाई इनिशियल और ये फाइनल है, 80 बटे 60 कितने गुना हो गया 4 बटे 3, तो कंजप्शन कितने गुना होगी, इस 3 और 4 को उधर लेके जाओ इस तरह, इतने गुना होगी कंजप्शन। समझ पा रहे हो, एग्जैक्टली वही तरीका है। तो भाई ये हो जाएगी 11 तिये 33 बटे 40, कंजप्शन को 7 कम करना पड़ेगा भाई, 40 पर 7 कम, इसका मतलब 7 दूनी 14 और 3.5 17%, 100 पर। अब ये हिसाब मैंने कैसे लगाया कि 40 पर 7 कम करना पड़ेगा, 40 पर 7 कम करना पड़ेगा, 20 पर 3.5 कम करना पड़ेगा। इन सबको जोड़ो जरा, इन सबको जोड़ने पर आ जाता है 100, तो इसका मतलब 100 पर कितना, 7 और 7 14 और 3 17.5%। जो चीज 100 पर है उसको हम परसेंटेज बोल सकते हैं, तो 17.5% कम करना पड़ेगा इसको, कंजप्शन को। तो ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, समझ में आए बात रिवीजन के टाइम, और जब ये रिवाइज करोगे आएगी समझ में। अब यहां पर इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं कि पहले मैंने एक्सपेंडिचर को मान लिया 60, अब एक्सपेंडिचर हो गया 80, अब मैंने इसको वापस से 60 पर नहीं लाना, अब मैंने पहले से 10% ज्यादा रखना एक्सपेंडिचर को। तो पहले एक्सपेंडिचर 60 था, मतलब अब मैं 66 तक लेके जा सकता हूं, 60 से 10% ज्यादा 66, तो 80 से 66 पर लाना है, तो कितना कम करना है 14, तो भाई 80 पर 14 कम करना है, निकाल लो 80 पर 14 इंटू 100 करके निकाल लोगे, वही आ जाएगा 17.5। तो समझ में आ गया छठा पॉइंट डिटेल में कि छठा पॉइंट था क्या, क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं। तो चलो भाई अब मैं आपको अगला पॉइंट करा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये 6 पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। तो अभी एक बार मैं इस पूरी स्लाइड को रब करना चाहूंगा, यहां पर नहीं लिखे हैं तो भी पॉज करके लिख लो। अब यहां पर जो 7वां पॉइंट है वो है जब एक वैल्यू होती है बाकी की वैल्यूज का सम, b प्लस सी प्लस डी भी हो सकती है, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई भी हो सकती है। अब मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूं कि ये कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था। देखो कि जब भी एक वैल्यू बाकी दो वैल्यूज का सम होती है, तो यहां पर कंसेप्ट ये था
कि अगर उन दोनों के अंदर सेम परसेंटेज चेंज आए, अगर दोनों के अंदर सेम परसेंटेज चेंज हो तो यहां पर हम परसेंटेज चेंज बता सकते हैं, और यहां पर जो परसेंटेज चेंज है वो भी सेम ही होगा। ये मत सोचना एक जगह 10% बढ़े दूसरी जगह 10% घटे तो बता पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे। तो सेम चेंज थोड़ी आया, एक बढ़ा एक घटा है, ठीक है। जब सेम चेंज आए तो हम बता सकते हैं। अगर यहां पर दोनों में चेंज आए डिफरेंट, बी और सी में चेंज डिफरेंट आए, बी 20% बढ़ गई, बी 10% बढ़ गई और सी 20% बढ़ गई, उस वक्त हम ए के अंदर चेंज तब तक नहीं बता पाएंगे, तब तक कब तक नहीं बता पाएंगे, जब तक हमें बी और सी का रेशियो ना पता हो। हमें बी और सी का रेशियो चाहिए जब इनके अंदर अलग अलग चेंज होंगे। तो मान लो बी और सी का रेशियो है 2:3, तो उस वक्त ए के अंदर कितना चेंज होगा वो हम बता पाएंगे, 2x10 प्लस 3x20 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। ये कंसेप्ट था। अगर इसके अंदर मैं सी की जगह पर डी को भी इन्वॉल्व कर दूं और मैं मान लूं बी सी और डी का रेशियो है 2:3:4, 2:3:4, और डी बढ़ा था मान लो 10%, तो वही तरीका हो जाएगा, 4x10 इसके साथ ही 4x10, और 4 और 3 7 और 2 9, और नीचे क्या आ जाएगा। क्लियर है ये बेसिक सी बात। तो 7वां कंसेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिया है। और ये जो कंसेप्ट है जिस हिसाब से मैंने बताया है, पहले डिटेल में बताया है, तो जब आप इन पॉइंट्स को लिखोगे तो आपने सिर्फ ऐसे बेढंगे मन से नहीं लिखने हैं कि बस टाइम पास करना है, नहीं। अगर आपको इन पॉइंट्स के अंदर कभी भी डाउट होंगे, बिकॉज इंसान एक क्यूरियस प्रजाति है, क्यूरियस, तो आपके मन में डाउट होएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो जब भी ये डाउट होए तो पेन नोटबुक उठाओ और खुद प्रूव करने की कोशिश करो, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाएगी, ठीक है। अब परसेंटेज का आखिरी और 8वां पॉइंट, तो भाई 8वां पॉइंट के अंदर मैंने रखे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चन किस टाइप के, जैसे देखो, एक तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब कोई बंदा अपनी सैलरी में से खर्च करता है, तो सैलरी में से खर्च करने वाला तो सिर्फ समझने के लिए है, अदरवाइज तो वो कहीं से भी, लाइक क्लास में बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, खेत में गाय भैंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस कंसेप्ट में सैलरी वाले से समझा रहा हूं, ठीक है। एक तो बंदा होता है कि सैलरी का कुछ परसेंट, टोटल सैलरी का 10% खर्च दिया, टोटल सैलरी का 20% खर्च दिया, टोटल सैलरी का 30% खर्च दिया। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी बंदा क्या करता है, कभी कभी आउट ऑफ द रिमेनिंग खर्चता है। तो ताकि आप इस चीज को याद रखो, ये चीजें बार बार पूछ रहे हैं ना, इसलिए कभी कभी आउट ऑफ रिमेनिंग बंदा खर्च रहा होता है। और आपने ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, इनको उस स्ट्रक्चर में लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। जब आप क्वेश्चंस को निकालोगे और कोई क्वेश्चन आपसे ना निकले, ठीक है, और फिर बाद में जब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आए, तो आप देखना कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का था, इन 8 में से कौन से टाइप के अंदर आप उस क्वेश्चन को रखना चाहोगे, आपके फिर दिमाग में रहेगा आगे से। उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग रखना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ वो इस तरीके से हुआ है, तो ये इस तरह का कंसेप्ट इसके अंदर है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लिखना, इन पॉइंट्स को कैटेगराइज करना। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बदलने का दिल करता बदल। तो एक तो आउट ऑफ रिमेनिंग जो खर्चा करते हैं, जिसके अंदर हमें रिमेनिंग पर फोकस करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और एक इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जब हम कांस्टेंट चीज पर फोकस करते हैं। कांस्टेंट चीज पर फोकस करने वाले कौन से क्वेश्चन हो गए, वो वाले क्वेश्चन देखो जिनके अंदर जो अंगूर थे वो सूख जाते थे, किशमिश बन जाती थी, जो चेरी सूख जाती थी, वाटरमेलन सूख जाता था, तो उसके अंदर जो पल्प है, पल्प जो गुदा होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था, यहां पर मैंने कंसेप्ट बताया था कि एक तो चीज जो कांस्टेंट रहती है वो, और एक दूसरी चीज वो वाली टोटल अंगूरों का वेट, ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इनके अंदर जो चेंज आएगा एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। अगर जो पल्प है, पल्प की परसेंटेज पहले से डबल हो गई, पल्प की परसेंटेज पहले से डबल हो गई, तो इसका मतलब है कि टोटल अंगूर सूख कर आधे हो गए। ये कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था,
और यही चीज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर भी लगा सकते हैं, उसके अंदर जो अलोय वाले क्वेश्चन है उनके अंदर भी लगा सकते हैं, मैंने आपको तब समझाया था, और जो अपने दूध और पानी वाले हैं उसके अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और मिसलेनियस के अंदर और भी क्वेश्चंस रख सकते हैं एटसेट्रा, जो भी अलग तरह के हैं। बाकी मोटे मोटे ये सारे परसेंटेज का मैंने आपको रिवीजन सा दे दिया है 30 मिनट के अंदर। अब इन पॉइंट्स को आप 5 मिनट में लिख सकते हो, किसी नोटबुक में एक जगह लिख लो, जब परसेंटेज रिवाइज करने का दिल करे तो एक बार इनको अच्छे से समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो ऐसे खुद को समझाना है, पेपर पर लिख के, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मन में सोच सकते हो, रफ में ऐसे लिख के, ठीक है। तो ये जल्दी रिवीजन करने के पॉइंट है, और ये भी कॉन्फिडेंस अपने दिमाग के अंदर रखना कि इससे बाहर आपके एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि यही कहीं ना कहीं से चीज आई है। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले चैप्टर में, टेक केयर।